हेलो स्टूडेंट, आई एम योर कपिल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। ओके, थर्ड पार्ट है आज नेशनल इनकम का। आई होप कि आपने जो फर्स्ट 2 वीडियोस थी वो डेफिनेटली देखी होगी नेशनल इनकम की। आप उनमें से एक भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आपको ये पार्ट समझने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट फर्स्ट देखिए और पार्ट सेकंड देखिए और फिर उसके बाद पार्ट थर्ड देखिए। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। तो बेसिकली नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स अप्लाई होते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले मेथड वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैल्यू एडेड है क्या और ये कैसे वर्क करता है। आपने देखा होगा जनरली इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक गुड, कोई भी एक वो एक जन के पास से दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास और फिर चौथे के पास, यानी कि डायरेक्टली आपके पास नहीं आती, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं आती। उसके बीच बहुत सारे कौन होते हैं, लिंकेज होते हैं जो डेफिनेटली उस गुड्स को पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर कॉटन ग्रो करता है, फार्मर शुगर केन ग्रो करता है और उस शुगर केन को कौन खरीदता है, शुगर मिल वाला। शुगर मिल वाला शुगर में कन्वर्ट कर देता है और फिर कन्वर्टेड शुगर को होलसेलर खरीदता है, देन रिटेलर खरीदता है, देन फिर वो आपके यानी कि कंज्यूमर के पास आती है। तो सिंपल सी बात है, हर किसी ने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की होगी। ठीक है, तो इस मेथड में हमें क्या करना है, बेसिकली वैल्यू एडेड को लेकर चलना है, यानी वैल्यू एडेड को इन्वॉल्व करना है। ओके, वैल्यू एडेड का मतलब है सेल्स नहीं है, वैल्यू एडेड का मतलब है वो इनकम जो एक प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे पर्सन या जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज के बीच में आने वाले लोग हैं उनको देते टाइम पर जितना वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड किया उसे हम वैल्यू एडेड मानते हैं। तो देखिए, वैल्यू एडेड के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले बेसिक चीज समझते हैं। ठीक है, ए ने कोई भी गुड्स बी को दिया, वो ए ने खुद ही बनाया गुड्स, ए के लिए उसकी कॉस्ट कुछ नहीं आई, यानी कि ए के लिए कॉस्ट थी ही नहीं कुछ भी। ए ने जस्ट प्रोड्यूस किया और ए ने उस गुड्स को बी को दिया 100 रुपीज में, एंड बी ने उस गुड्स को सी को लेकर दिया 150 में, सी ने उस गुड्स को डी को दिया 170 में और डी ने उस गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूमर को दिया। कंज्यूमर को दिया उसने 200 में। तो आप देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हम इनकम क्या मानेंगे, तो देखिए नेशनल इनकम में हम जितने भी लोग हैं उन सभी की इनकम को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए ए की इनकम कितनी मानी जाएगी, 100, एंड बी की इनकम कितनी मानी जाएगी, क्योंकि बी ने 150 में दिया है। तो गलती से भी हम इस 150 को बी की इनकम नहीं मानेंगे, तो सेल्स है। क्या है इनकम उसकी बी की, 150 में तो उसने सेल किया, 100 उसके लिए कॉस्ट आई थी, तो डेफिनेटली बी की इनकम हुई 50 और ए की 100। अच्छा, सी ने कितने में सेल किया उसको, 170 में, तो सी की इनकम कितनी होगी, 150 उसको कॉस्ट आई थी और 170 उसकी सेल्स थी, तो सी की इनकम हुई 20। और डी की इनकम कितनी होगी, 170 की किसी भी कमोडिटी को डी कितने में सेल कर रहा है कंज्यूमर को, 200 में, तो डेफिनेटली डी ने इस प्रोसेस में 30 रुपीस का प्रॉफिट कमाया। तो इस पूरे प्रोसेस में इनकम जनरेटेड कितनी हुई हमारी, देखिए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 30, कितना जनरेट हुआ इनकम, 170 प्लस 30 200, यानी कि 200 इनकम जनरेट हुई। तो आपको याद रखना है कि ये 200 है वो क्या है, वैल्यू एडेड है। तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक तरह से प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, कि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इन्वॉल्व कर रहे हो तो ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए आप 2 मेथड्स को यूज कर सकते हो। या तो आप वैल्यू एडेड मेथड यूज कर सकते हो जो अभी हमने किया है, या फिर आप क्या कर सकते हो, फाइनल गुड्स की वैल्यू ले सकते हो। तो फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है वही गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। तो कंज्यूमर इसके लिए कितना पे कर रहा है, 200, तो 200 क्या हो गया, वैल्यू एडेड हो गया। यानी कि नेशनल इनकम में हम 200 इन्वॉल्व करेंगे या फिर हम वैल्यू एडेड इन्वॉल्व करेंगे। वैल्यू एडेड कितना है, 200। तो ये तो बेसिक था। अब हम कंसेप्ट पर आते हैं।
तो याद रखिएगा, नेशनल इनकम में आप इंटरमीडिएट गुड्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व करेंगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू या फिर वैल्यू एडेड, क्योंकि वैल्यू एडेड जितना भी है फाइनल गुड्स की वैल्यू के ही इक्वल होगा। ओके, तो अब हम अगले जो टॉपिक में आ रहे हैं उसमें हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। ओके, तो वैल्यू एडेड में हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की मार्केट प्राइस पर वैल्यू लेनी है। तो देखिए, वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि है क्या, ऐसे गुड्स जिन्हें परचेज करता है प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और विच इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ओके, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो अच्छी बात है, इंटरमीडिएट गुड्स दे रखा है तो अच्छी बात है, आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या, यानी बहुत सिंपल सी चीज है, आप जिस गुड्स को बेच रहे हो, ओके, जिस गुड्स को आप सेल के लिए अप्लाई दे रहे हो, उस आउटपुट की वैल्यू है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू है, जिसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स भी इन्वॉल्व है। क्योंकि वैल्यू एडेड जब निकालते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हम जानते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि जो भी सेल किया गया गुड्स है, सेल्स जितनी भी सेल हुई है प्लस चेंज इन स्टॉक करके। ओके, सेल्स तो ऑलरेडी दे ही रखी होगी, याद रखिएगा सेल्स में इन्वॉल्व होंगे डोमेस्टिक सेल्स एंड इंटरनेशनल सेल्स, यानी कि एक्सपोर्ट भी इन्वॉल्व होगा इसमें, क्योंकि एक्सपोर्ट भी सेल्स है, और जो हमारे देश के अंदर बेचे गए गुड्स हैं उनको भी सेल्स में इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने परचेज किया है और जो हमसे हमारे देश से किसी और कंट्री ने परचेज किया है, वो दोनों ही सेल्स में यहां इन्वॉल्व होंगे। ओके, क्योंकि वो गुड्स प्रोड्यूस्ड है इंडिया के अंदर, इसलिए। अब आप समझिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, अगर नहीं दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि आपको क्या करना है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके आप बहुत ही आसानी से चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। तो अभी हमने गेट किया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। ओके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो ये जो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव जैसे निफिया की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, वैसे ही चेंज इन स्टॉक नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो ऑलमोस्ट हम क्या कह सकते हैं कि वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल है तो जीरो होगा, और नेगेटिव कब होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉलिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। एडिशनल स्टॉक आप बोलेंगे जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो देखिए यहां तक हमें समझ आया कि वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे निकालना। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए या जीडीएमपी निकालने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस को याद रखना पड़ेगा कि आपको ये इन्वॉल्व करने हैं और ये इन्वॉल्व नहीं करने हैं। तो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, क्या इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि आपको क्या इन्वॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे यहाँ भी है, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप इंटरमीडिएट गुड्स की
कॉस्ट को बिल्कुल भी वैल्यू एडेड में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि आप उसे एक्सक्लूड करके चलेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स जिस ईयर वो प्रोड्यूस हुए थे उसी ईयर वहां उस ईयर के वैल्यू उस ईयर के आउटपुट में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो इस ईयर के आउटपुट में इन्वॉल्व अगेन नहीं होंगे। तो आप याद रखेंगे कि सेकंड हैंड गुड्स का सेल्स आप क्या नहीं इन्वॉल्व करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसके अलावा सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज, यहाँ ध्यान देने की बात है, मैंने बोला है सर्विसेज, तो जो सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं वो नेशनल इनकम में इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि आपकी मदर आपके लिए डिनर लंच सब बनाती हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो सर्विसेज हैं वो सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज हैं, वो उनका मार्केट वैल्यू नहीं है, उन्हें मार्केटेबल नहीं कराया जा सकता है, उनको नेशनल इनकम में इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि उनको मार्केटेबल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या इन्वॉल्व करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। सपोज दैट एक फार्मर अपने फार्म्स में वीट ग्रो करता है, गेहूं ग्रो करता है, और गेहूं का यूज वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है क्योंकि गेहूं की मार्केट वैल्यू होती है, करेक्ट। हमें पता है कि गेहूं कितने रुपए पर केजी मार्केटेबल किया जा सकता है, डेफिनेटली तो हम इसको नेशनल इनकम में इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि वो देश के अंदर प्रोड्यूस आउटपुट है। ओके, इसके अलावा और हम क्या इन्वॉल्व करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। अगर हम किसी भी घर में जो हमने खुद घर बनवाया है और हम उस घर में रहते हैं, उसकी सर्विस को एंजॉय करते हैं, घर की सर्विस, घर में हम रहते हैं, घर की सर्विस को एंजॉय करते हैं, तो उस घर का वो घर हमारा है, हमने पैसे देके खरीदा है, लेकिन हमें उसका रेंट तो नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी उस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का जो रेंट होगा, एस्टिमेटेड रेंट होगा, जो इम्प्यूटेड रेंट होगा, इट विल बी इन्वॉल्व इन नेशनल इनकम। तो आप उसे इन्वॉल्व करेंगे नेशनल इनकम में। तो क्या इन्वॉल्व करेंगे, क्या इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बेसिकली हमने समझा। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो कंसेप्ट है वैल्यू एडेड मेथड का वो खत्म होता है। तो अब इसके बाद अगर देखिए आपने यहां तक तो ये समझा कि हम जीवीएमपी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें जीवीएमपी बोले तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 3 लेवल पर होगा, है ना। कितने 3 लेवल, कौन कौन से 3 लेवल होंगे, इंडस्ट्रीज के जो 3 लेवल होते हैं, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। तो प्राइमरी सेक्टर से जो जीवीएमपी आया है, ओके, सेकेंडरी सेक्टर से जो जीवीएमपी आया है और जो सर्विस सेक्टर से जीवीएमपी आया है, उन तीनों का सम करेंगे, उन तीनों का सम करेंगे जिससे कि हम ओके सिग्मा मींस टोटल जीवीएमपी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सिग्मा जीवीएमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीवीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी इंडस्ट्री प्लस जीवीएमपी ऑफ सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री, इन तीनों का सम करके हम टोटल जीवीएमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारा टोटल जीवीएमपी होगा वो हमेशा जीडीपी एमपी के इक्वल रहेगा, यानी कि टोटल जीवीएमपी किसके इक्वल रहेगा, जीडीपी एमपी के इक्वल रहेगा। तो सिग्मा जीवीएमपी हमेशा किसके इक्वल रहेगा, जीडीपी एमपी के इक्वल रहेगा। तो स्टूडेंट मैंने आज पहला मेथड खत्म किया है, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड हमने अच्छे से समझा है, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इनकम मेथड को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी भी वीडियोस हैं उनको पार्ट वाइज सीक्वेंस से देखिए। ओके, थैंक्स अगेन।